नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी दूसरी बुक, जिसका नाम है कृतिका पाठ्यपुस्तिका भाग 1। और इस बुक का सेकंड चैप्टर यानी कि दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, और इसको लिखा गया है मृदुला गर्ग जी द्वारा। तो आप पिछले 3 सेशन से इस पार्ट को पढ़ रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, काफी कुछ सिखाने वाला ये पार्ट हमें है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो सेकंड बुक होती है उसमें आपके केवल 4 से 5 या आपके इस बार आप देखेंगे केवल 3 ही चैप्टर आपके इस बुक में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन 3 चैप्टर से, इन 3 पाठों से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। और ये सारे चैप्टर आपके कुछ भी यहाँ पर आपको याद नहीं करना है, कुछ भी आपको समझना बहुत ज्यादा नहीं है। केवल आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर पढ़ लिया, पाठ की एक एक लाइन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर, और इसमें आपके हमेशा लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि आपको अच्छा खासा उत्तर देना पड़ता है इस प्रश्न का। तो इसीलिए पाठ को अच्छे से समझें ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने पाठ में काफी सारी चीजें जो है पढ़ ली थी। आपने देखा कि किस तरह से लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर पढ़ा कि लेखिका ने जो उनकी माँ जी हैं उनके विषय में बताया कि किस तरह से जो माँ जी का एक तरह से कहते हैं लोग कहते थे कि माँ जी का जो है ईश्वर से सीधा कनेक्शन है। और साथ ही लोगों को किस तरह से उन्होंने किस तरह से वो लोगों को ट्रीट करती थी, किस तरह से वो लोगों को समझाती थी, किस तरह से लोगों पर उनका असर होता था। तो वो यहाँ पर उन्होंने एक चोर की कहानी के द्वारा बताया कि किस तरह से एक बार उनके मोहल्ले में, जब उनके एरिया में जब शादी का माहौल था, तो पूरे हवेली और जो उनके आसपास के लोग थे वो सब शादी में गए हुए थे। और जो औरतें थी, महिलाएं थी, वो रत जगा कर रही थी, यानी कि अपने कीर्तन कर रही थी। और उसमें उसमें बहुत ज्यादा उसमें व्यस्त थी, खुश थी। तो लेकिन जैसे आपने देखा कि उनकी जो माता जी हैं उनको ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो अपना एकांत में औरतों की उस जो शोर शराबे से दूर वो एक दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी, और चोर जो है उसी कमरे में सबसे पहले एंटर हुआ। तो क्योंकि बुढ़ापे की नींद थी और बिल्कुल उनकी आंख जो है एकदम से खुल गई, और उन्होंने एक तरह से चोर को फंसाने के लिए, यानी कि चोर को कैसे फंसाया जाए, कैसे उसको एक तरह से अगर देखिए हल्ला अगर कर देंगे तो वो भाग जाएगा, या फिर लोग उसको पीट देंगे। तो इस तरह का काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से उन्होंने चोर को समझाने के लिए उन्होंने उसको कहा कि पानी लेकर आ। और जब वो चोर उनके लिए पानी लेकर आया, तो इस तरह से उन्होंने फिर वहां पर उसके हाथ का पानी पिया, और फिर उसमें से थोड़ा पानी जो है चोर को भी पिलाया, और कहा कि अब हमने एक ही लोटे से पानी पिया है, इसीलिए अब हम माँ बेटे हुए। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने एक ही लोटे से पानी पिया है, इसीलिए हम अब माँ बेटे हुए, और अब तेरी मर्जी कि तू चोरी करे या खेती करे। तो इस तरह से उन्होंने जो चोर है उसको एक तरह से सुधार दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो चोर है उसने अब धीरे अपने जो अपनी जीवन में जो है पूरे जीवन भर फिर खेती की। तो कितनी अच्छी बात है ये, किस तरह से उन्होंने एक चोर को बदला। तो फिर यहाँ पर उन्होंने कहा बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से जा लगा। यानी कि रोमांचक, अब देखिए जो चोरी चकारी होती है उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं कि कई बार पकड़े गए, या कई बार घर वालों द्वारा ही पकड़े गए, या कई बार पुलिस द्वारा पकड़े गए। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे रोमांचक धंधे को छोड़कर अब उसको वो खेती करने लगा। और लेखिका कहती हैं कि जब वो बड़ी हुई, उन्होंने देखा कि भला मानुष जो है
अब वो जो इंसान जो है अब बूढ़ा हो चुका है, यानी कि वो भी बूढ़ा हो चुका है और वो डरा-डरा हैरान सा है। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, तो लेखिका कहती हैं कि उन 2 सनकी बुढ़ियों के बीच, कौन 2 सनकी बुढ़ियाँ? उनकी जो दादी हैं और उनकी जो नानी हैं। वो कहती हैं उन 2 सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। अब वो क्यों कहती हैं कि मैं अच्छी फंसी? वो कहती हैं एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं उपजी, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश को लेकर, देश की आजादी को लेकर वो नाहक रूमानी ही रही। और यहाँ पर वो कहती हैं कि जब 15 अगस्त, तो यहाँ पर उन्होंने अपना किस्सा भी बताया है कि 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस टाइम पे आजादी का जश्न मनाने के लिए वो कहती हैं दुर्योग से मैं बीमार थी, और टाइफाइड जो है उस टाइम पे खासा जानलेवा माना जाता था, और इस तरह से बहुत रोने-धोने के बाद भी डॉक्टर ने उन्हें जाने की सलाह नहीं दी। और फिर उनके पिताजी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो कहती हैं तब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, कि 9 वर्ष की थी, और ये जो उम्र होती है ये गुड़ियों से बहलने की नहीं होती, और इतनी बड़ी भी नहीं होती कि डॉक्टर के तर्क समझ पाएँ, डॉक्टर की बात को सुन पाएँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइम के जो बच्चे होते हैं, देखिए एक जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आप डरा-धमका कर एक तरह से चुप करा सकते हैं, या कहानियाँ बना सकते हैं, या कुछ भी उनके लिए कह सकते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा-सा समझदार हो जाते हैं, यानी कि उनको फिर पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही कही जा रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है। लेकिन जो ये 7 जो 8, 9, 10, 11, 12 साल के जो बच्चे होते हैं, ये थोड़ा-सा ऐसे बच्चे होते हैं कि इन्हें सही-गलत का अंतर नहीं पता होता, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते कि हम इन्हें बहला सकें। तो इस तरह से वो कहती हैं कि जब मैं रो रही थी तो उनके पिताजी ने उन्हें ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ाया, और वो यहाँ पर कहती हैं कि इस उपन्यास का, क्योंकि जो ये उपन्यास उन्होंने पढ़ा, वो कहती हैं कि थोड़ी देर तक तो मैं रोती रही, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि घर के सभी लोग बाहर गए हुए हैं और उनके पिताजी जो है कमरे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने भी उस किताब को निकाल लिया, मैं भी उसे पढ़ने लगी, और फिर मुझे थोड़ा-सा भी फुर्सत नहीं हुई, मोहलत नहीं हुई कि मैं दोबारा रोऊँ। तो फिर इस तरह से वो कहती हैं कि उस किताब का मुझे उस समय तो शायद कोई मीनिंग समझ नहीं आया, लेकिन वो कहती हैं कि उसमें एक जो अध्याय था, जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार पर जो अध्याय था, वो मुझे लगभग पहली बार में कंठस्थ हो गया था, और वो कहती हैं कि वही मेरे लेखन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना। यानी कि आगे जब मैंने लेखन कार्य किया, तो उस टाइम पे मेरे लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी वो बना, और वो कहती हैं जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, और नहीं 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश हैं जो इस कहानी से या इस बुक से, इस उपन्यास से प्रेरित हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखिका ने अपने विषय में यहाँ पर बताया है। अब देखिए आगे कहती हैं कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। तो वो कहती हैं कि शायद हमारी माँ की ही मन्नत का असर रहा होगा, क्योंकि वो टाइम था, और उस टाइम पे अगर 4 बेटियां हो जाएं, तो सोचिए कि जब बेटियों का होना इतना ज़्यादा लोग अच्छा नहीं मानते थे, तो उस टाइम पे अगर 4 बेटियां हो जाएं, तो किस तरह का माहौल होगा। तो लेकिन लेखिका कहती हैं कि ये शायद मेरी माँ की मन्नतों का ही असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। वो कहती हैं नानी, माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं, और वो कहती हैं कि हम चारों भी अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी परदादी की परंपरा को निभाते हुए, यानी कि जिस तरह से उनकी नानी ने किया, जिस तरह से उनकी दादी ने किया, जिस तरह से उनकी माँ ने किया, वो कहती है उसी तरह से हम चारों भी लीक पर चलने पर, यानी कि एक रिवाज, जो एक रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों पर चलने पर हमने हमेशा इनकार किए रही। और वो कहती हैं कि जैसे कि
पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, लेखिका कहती हैं पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो देखिए लेखिका कहती हैं कि जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, जो पहली लड़की थी कि जिसको मन्नतों से मांगा गया था कि जिसकी मतलब मेरी बहू की जो पहली बेटी हो, पहला बच्चा हो, वो बेटी हो, तो लेखिका कहती हैं वो मैं नहीं थी, वो मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। और वो कहती हैं घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। वो कहती हैं लेखिका अवतार हुआ, यानी कि वो भी बड़े होकर लेखिका बनी। मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में हीन भावना आड़े नहीं आई। वो कहती हैं कि एक तरह से मैंने जो उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया था, तो वो कहती है कि अपने नाम को बदलकर पति का नाम, देखिए पहले के टाइम पे एक ट्रेंड हुआ करता था, वैसे तो ये सब चीजें अभी भी चलन में है, लेकिन अब काफी ज्यादा परिवर्तन इसमें देखने को आया है कि पहले जो सरनेम होता था शादी के बाद जो लड़की का, वो पूरी तरह से बदल जाता था। जो उसके पति का जो सरनेम होता था वही जो लड़की है वो भी यूज करती थी। आज के टाइम में भी होता है, लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कई बार जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने दोनों सरनेम्स को साथ में लेकर चलती हैं, अपने पिता का सरनेम भी और अपने पति का सरनेम भी। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई जो महिलाएं होती हैं वो केवल और केवल अपने पिता का ही सरनेम लेकर आगे चलती हैं, लेकिन लेखिका कहती हैं कि उन्हें अपने पति का नाम ग्रहण करने में कोई हीन भावना नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। यानी कि उनका जो जैन था, यानी कि मंजुल जैन उनका नाम था, तो वो अपने जैन नाम को छोड़कर मंजुल भगत बन गई। वो कहती है लेखिका कि दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया, सो बतौर नाम चला मृदुला गर्ग। लेखिका कहती हैं कि क्योंकि शादी से पहले वो भी मृदुला जैन थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी लिखना जो है शादी के बाद शुरू किया, तो जितनी भी रचनाएं हुई, जो भी उन्होंने लिखा, वो मृदुला गर्ग के नाम से ही चली। और लेखिका यहाँ पर कहती है कि मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया था, उससे कुछ समय पहले नारीवाद का चलन हुआ करता था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो गए, आपने नाम क्यों बदला। तो देखिए ये जो नारीवाद का जो एक सिलसिला था, ये उसी टाइम से शुरू हो गया था कि जब मन्नू भंडारी जी जो है, उनके टाइम से ये शुरू हो गया था कि उनका हवाला देकर कहा जाने लगा कि आप लोग इतने पोंगापंथी, यानी कि इतने ज्यादा रूढ़िवादी कैसे हो सकते हैं, इतने घर घुस्सू कैसे हो सकते हैं कि जो अपने परिवार के लिए ही, अपने घर के लिए ही अपना जो नाम है उसे बदल दें। तो लेकिन लेखिका कहती हैं कि इसका हमारे पास कोई भी ढंग का जवाब नहीं होता था, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें सही हैं, वो अपनी जगह सही है कि आपकी जो अपनी पहचान है, आपकी जो अपनी जो आपने अभी तक पहचान बनाई है, आपने उस पहचान को क्यों खोया, आपने नाम क्यों बदला। लेकिन शादी के बाद, विवाह के पश्चात जब एक लड़की जो है अपने पति के घर चली जाती है, तो एक तरह से वो पूर्ण रूप से उस परिवार से बन जाती है, उस परिवार की हो जाती है, तो उसको वहां का नाम लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो लेखिका कहती हैं अब भी नहीं है, नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने कभी नहीं देखा। वो कहती हैं कि ठीक है, अगर मैं नाम बदल भी रही हूँ या मैंने नाम बदला भी है, कि नाम बदलने से मैंने अपने व्यक्तित्व पर कोई नुकसान होते नहीं देखा, कि मुझ में कोई चेंज आ गए हो या मुझ में कोई परिवर्तन आ गया हो, मेरे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन आ गया हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। लेखिका कहती हैं पूछने को तो पिताजी से लोग यही पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो कि आपने हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। कि आपकी 5 बेटियां हो गई थी, उनसे भी आपका मन नहीं भरा कि आपने हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लेखिका की बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है मंजुल भगत,
उनका घर का नाम है रानी, और मृदुला गर्ग जी जो है उनके घर का नाम है यहाँ पर उमा, और उनकी जो तीसरी बहन है वो कहती है मुझसे छोटी बहन के घर का नाम जो है गौरी, और बाहर का नाम चित्रा। लेकिन वो लिखती नहीं है, उन्होंने कहा कि वो लिखती नहीं, वो लेखक नहीं है। देखिए लेखक जो है यहाँ पर केवल 3 बहनें बनी थी, सबसे बड़ी बहन और लेखिका, और उसके बाद जो है सबसे छोटी बहन। तो लेखिका कहती हैं कि जो तीसरी बहन है उसके भी 2 नाम है, उसका घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा। तो लोग उनसे कहते भी थे कि 5 बेटियों से मन नहीं भरा क्या जो सबके 2-2 नाम रख लिए। उसका कहना है, जो तीसरी बहन है जो कि लेखक है, लेखक नहीं है, उसका कहना है कि वह इसीलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, यानी कि सब अगर लेखन करने लगेंगे, सब अगर लिखने लगेंगे तो पढ़ेगा कौन। तो लेखिका कहती हैं खैर उसके बाद जब चौथी और 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका केवल एक एक ही नाम रखा। यानी कि 3 बहनों के बाद वो कहती हैं कि इतनी बातें जमाने की सुन ली थी कि उन दोनों का फिर एक एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था, और मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। वो कहती हैं कि सबसे बड़ी बहन और लेखिका 2 बहनें, और उसके बाद बीच की 2 बहनें छोड़कर बाद के एक भाई और एक बहन भी लेखन को समर्पित हो गए, यानी कि वो भी लेखक बने। तो लेखिका कहती हैं कि अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती हैं। लेखिका बताती हैं मृदुला गर्ग जी कि क्योंकि समय काफी चेंज हो गया था, वक्त में काफी बदलाव आ गया था, और वक्त के बदलाव के कारण उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। और वो कहती हैं पर फिर जो राजीव यानी कि उनका भाई था वो फिर से हिंदी के हवाले हो गया। अब देखिए जो लेखिका, ध्यान से सुनिएगा, मृदुला गर्ग जी जो हैं वो 5 बहनें थी, और वो कहती हैं कि उनमें से भी उन्होंने भी, जो 5 बहनें थी उन्होंने भी लीक पर ना चलने की, यानी कि एक रूढ़िवादी परंपराओं को ना निभाने की, एक नियमों में ना बंधने की, एक परंपराओं में ना बंधने के लिए सोचा। और वो कहती है मेरी बड़ी बहन और मैं जो है लेखक बन गए। और वो कहती हैं बीच की जो 2 बहनें थी उन्होंने फिर से लेखन को नहीं अपनाया, और उसके बाद वो कहती हैं बाद के जो एक भाई और एक बहन थे वो भी फिर से लेखन को समर्पित हो गए, यानी कि वो उन दोनों ने भी फिर से लेखन कार्य जो है शुरू कर दिया। और वो कहती हैं कि उनकी जो सबसे छोटी बहन थी अचला, क्योंकि समय चेंज हो रहा था, समय बदल रहा था, तो उसने अंग्रेजी में लेखन शुरू किया, और उनका भाई जो था राजीव वह फिर से हिंदी के हवाले हो गया, यानी कि हिंदी में लिखने लगा। तो अब देखिए 4 लोग लिखते थे। लेखिका कहती हैं हम 4 लोग लिखते थे, बड़ी बहन और लेखिका और बाकी के 2 छोटे भाई बहन। वो कहती है कि हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, यानी कि पूरा परिवार, जितना भी उनका बड़ा परिवार है, जितना भी खानदान है, जितने भी भाई बहन है वो हैं। तो वो कहती हैं कि हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान पढ़ता है। लेखिका कहती हैं कि मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, यानी कि लेखिका के ससुराल में उन्हें कोई नहीं पढ़ता। वो कहती हैं इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। वो कहती है फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे, यानी कि अब देखिए लेखिका कहती कि मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, बाकी मेरा पूरा खानदान मुझे पढ़ता है। वो कहते हैं फिर पहले तो मुझे इस चीज को हजम करने में काफी ज्यादा वक्त लगा कि क्यों मेरे परिवार के लोग ही मुझे नहीं पढ़ते या मेरी चीजों को नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन बाद में कहती हैं कि मुझे फिर इसके फायदे भी नजर आने लगे, क्योंकि वो कहती हैं कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। देखिए कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि लेखक बन जाओ या कोई भी, हर कोई देखिए आलोचना का शिकार होता है। कोई ना कोई इंसान उसमें भी आपकी कमियां निकालता है कि नहीं आपने ऐसा लिखा है, आपने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, आपने वैसा लिखा है, आपने वैसा लिखना
चाहिए था। तो लेखिका कहती है कि कहीं बाद में जाकर मुझे ये सही भी लगा कि मैं कम से कम अपने घर के अंदर, क्योंकि बाहर जो लोग आलोचनाएं कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन वो कहती कम से कम मैं अपने घर के अंदर तो आलोचना बुद्धि से बची रहूं। वो कहती है, खैर मैं अपनी नहीं उन दो अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई हैं और लेखक नहीं बनी। अब जो बीच की बहनें हैं उनके बारे में कहती हैं कि मैं अपनी नहीं अब उन अदेवियों की बात करती हूँ जो कि परदादी की मन्नत के कारण धरती पर आई थी और लेकिन लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत क्या है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम तो यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी घर जब गाड़ी और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती, क्योंकि उसका तो कहना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिंग करने की लाचारी भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, यानी कि जो घर की कोई भी जिम्मेदारी होती थी, घर की कोई भी बात होती थी, तो माँ जो है, लेखिका की माँ जो है, उन सब चीजों से उदासीन थी, यानी कि उनको उन चीजों से कोई मतलब नहीं था। और वो कहती है कि पर पिता काफी कुढ़ते और भूनते कि जब अचला गाड़ी में बैठी चली आती और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खारमा खारमा खरामा खरामा, यानी कि धीरे धीरे जो है चलती हुई आती। लेखिका कहती है, बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। वो कहती हैं कि पड़ोस में भी उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। अब देखिए, वो कहती हैं कि हम तो लेखिका थी ही थी, लेकिन हम दोनों जो बहनें थी उनमें से जो छोटी बहन थी रेणु, और वो कहती हैं कि वो तो बिल्कुल ही एक तरह से अलग थी। तो वो कहती हैं कि गाड़ी में बैठने के साथ साथ उसको इम्तिहान देने से भी परहेज था, यानी कि उसको परीक्षाएं देना भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहती हैं कि स्कूल तो उसने जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई कि पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। लेखिका कहती हैं कि बड़ी मुश्किल से तो उसने 12th किया और उसके बाद जब ग्रेजुएशन करने की बारी आई तो उसने कहा कि पहले मुझे ये समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। वो कहती हैं, अगर मुझे यकीन आ गया कि कोई फायदा है वरना नहीं। वो कहती हैं, हमने तरह तरह के तर्क दिए। लेखिका कहती हैं कि हमने तरह तरह के तर्क दिए उसे कि क्यों आगे पढ़ना जरूरी है, क्यों ग्रेजुएशन करना जरूरी है। तो वो कहती है, हमने बहुत सारे तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। जो उनकी माँ है उन्होंने कहा पिताजी से पूछो। तो पिताजी ने उनसे कहा कि अगर पढ़ोगी लिखोगी तो नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसमें से कोई भी तर्क उसे विश्वसनीय नहीं लगा कि अगर मैं पढ़ लूंगी तो मेरी शादी हो पाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी या लोग मेरी इज्जत करेंगे। तो कोई भी तर्क ऐसा नहीं था कि जो विश्वसनीय हो। तो न रेणु को न खुद उन्हें। आखिरकार उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से चला आ रहा है कि माँ बाप के काम आता रहा है। उन्होंने कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। अब देखिए, एक तरह से जब तक अब बच्चे को एक तरह से उसकी मर्जी पर छोड़ दिया कि उसको क्या करना है, लेकिन जब उसको कुछ नहीं करना तो फिर उसको थोड़ा सा डांट डपट कर या एक तरह से अपनी बात कहकर उसको तैयार करवाना, तो वही माता पिता करते हैं शुरू से ही। तो यहाँ पर भी यही हुआ। जब उन्होंने बिल्कुल भी अपनी मर्जी से नहीं किया तो फिर लेखिका कहती हैं कि उनके पिताजी ने एक अंतिम तर्क दिया
कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो वो कहती हैं रेणु ने बीए तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी कि केवल पास होने लायक नंबर लाकर। वो कहती हैं सच बोलने में वह माँ से 2 कदम आगे थी, यानी कि सच बोलने में तो वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह थी कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते कि ये मजाक ही कर रही होगी, यानी कि वो इतना ज्यादा सच बोलती थी, इतना ज्यादा सच बोलती थी कि कई बार लोग सोचते थे कि ये मजाक कर रही है। होता है ना कई बार, जैसे बच्चे कहते हैं कि आज तो मेरा एग्जाम, क्योंकि माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशन होती है, माता पिता की जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो बहुत एक तरह से होती है बच्चों से कि यार हम अपने बच्चे को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और उसके लिए हर चीज हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, तो उसका काम है सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाई करना, कि जो उसकी पहली प्राथमिकता है वो है पढ़ाई करना। तो अगर बच्चा कहता है कि मेरे 0 मार्क्स आए, तो एक तरह से ये मजाक ही लगता है। अगर कई बार जो बच्चा है वो अगर सच बोलता है, क्योंकि हमें लगता है कि 0 तो आ ही नहीं सकते हैं, तो इस तरह से वो कहती हैं कि कई बार वो इतना ज्यादा सच बोलती थी कि लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था, लोगों को लगता था कि ये मजाक कर रही है। वह लोगों को हंसाए रखती थी, यानी कि हर समय वो लोगों को हंसाए रखती थी। और वो कहती है आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो नहाती हूँ, यानी कि वो आज भी उसी तरह से बातचीत करने वाली है। और अगर आज भी उसको कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है मुझे इत्र नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहाती हूँ रोज। अब वो कहती है तीसरे नंबर पर है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है, इसीलिए इम्तिहान में उसके खुद के नंबर कम और उसके शागिर्दों के नंबर ज्यादा आते हैं। पर अपने यहाँ सब चलता था। लिखकर कहती हैं कि जो तीसरे नंबर की यानी कि मेरे बाद की जो बहन है, उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। उसको पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में दिलचस्पी है, यानी कि वो क्या करती है कि दूसरे बच्चों को एक्सप्लेन करती है, दूसरे बच्चों को पढ़ाती है और इस कारण जो है उसके खुद के मार्क्स, खुद के नंबर जो है कम आते हैं और उसके जो दोस्त होते हैं, उसके जो मित्र होते हैं, उनके नंबर ज्यादा आते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि हमारे यहाँ कभी भी किसी को इस तरह से फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ज्यादा नंबर लाने हैं या तुम्हें ज्यादा लिखना है या तुम्हें ज्यादा पढ़ना है। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि यहाँ पर सब चलता था। अब वो कहती हैं उसकी शादी का जब वक्त आया, जो तीसरी बहन थी चित्रा, उनकी शादी का जब वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करने का ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे यहाँ माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। देखिए जब क्योंकि देखिए ये यहाँ पर सभी अलग अलग जितनी भी बहनें हैं उनके विषय में बताया है लेखिका ने कि सारी की सारी बहनें, सबका अपना अलग एक तरीका था लीक से हटकर चलने का, परंपराओं से, इन रूढ़ियों से बंधे न रहने का। तो वो कहती हैं उसने एक ही नजर में लड़का पसंद कर लिया और कहा कि वो शादी करेगी तो इसी से। पर मुश्किल ये थी कि यहाँ पर माँ बाप ही नहीं, खुद लड़के को भी उसका निर्णय से कोई भी कंफर्म नहीं था। पर उसका कहना था कि वो जो सोच लेती है वो कर लेती है। तो वो कहती है उसकी शादी फिर उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था। जब लेखिका कहती हैं कि अंत में उसने उसी से शादी की और कोई मुश्किल भी नहीं आई। और लेकिन लेखिका कहती हैं कि आती भी क्यों, क्योंकि वो कहती हैं पहली बार में ही मैंने उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है। तो उसने बात आगे नहीं खींची और पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। तो इस तरह से अब लेखिका कहती हैं कि हम में से सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। यानी कि लेखिका कहती है कि जो उनकी सबसे छोटी बहन थी अचला, ठीक है, काफी दिनों तक तो वो कुछ कम खिसकी मालूम पड़ी, यानी कि लगा नहीं कि वो कुछ अलग करने वाली है, या लगा नहीं कि ऐसा लगा कि वो परंपराओं से जुड़ी हुई है, वो रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है, वो एक जो रूढ़ियां समाज में है उनसे जुड़ी हुई है। लेखिका कहती है काफी टाइम तक हमें यही लगता रहा। पिताजी का कहा मानकर पहले उसने अर्थशास्त्र किया,
फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, फिर ढंग से पढ़ाई की, पास भी हुई, पिता की पसंद से उसने शादी भी कर ली। वो कहती हैं पर उसके आगे वो अब उस लीक पर नहीं चल पाई। यानी कि एक जो लड़कियों को जिस तरह से समझा जाता है कि वो हर चीज दूसरे के पसंद से करेंगी, दूसरे के तरीके से करेंगी, तो लेखिका कहती है कि यहाँ तक फिर वो एक तरह से इससे आगे वो लीक पर नहीं चल पाई और घर बार में मन ज्यादा नहीं रुचा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही, जैसे ही उन्होंने भी अपनी उम्र के 30 बरस पार किए, लेखन का रोग उसको भी लग गया, लेखन का रोग उसने भी अपने ऊपर लगा लिया। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लेखिका ने अपनी जो चारों बहनें हैं और पांचों बहनें जो हैं और छठा जो उनका भाई है, उन सबके विषय में बताया कि किस तरह से जो शुरू के वो 2 बहनें थी और लास्ट के जो 2 भाई बहन थे वो लेखन को समर्पित हुए, और उसके बाद जो बीच की बहनें थी, यहाँ पर 2 बहनें अचला और जो बीच की बहनें थी, वो दोनों बिल्कुल थोड़ा सा अलग हटकर हुई, उनके भी बिल्कुल अलग विचार थे, लेकिन वो भी काफी समय तक लीक पर नहीं चल पाई और उन्होंने भी अलग तरीके से अपना जीवन जिया। आगे यहाँ पर लेखिका काफी कुछ शेयर करने वाली हैं, अपने परिवार से जुड़ी हुई और अपने बाकी जो एक सोच है, एक विचारधारा जो है अपने परिवार की, अपने भाई के लिए और बाकी बहनों के लिए, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और देखिए यहाँ पर चैप्टर हमारा काफी एक हद तक एंड के करीब है, यानी कि काफी हद तक हमने पाठ को पढ़ लिया है। तो एक बार कोशिश करें कि इस पूरे पाठ से कुछ 5 से 6 प्रश्न आप बनाकर लाएं, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।